हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपीस का आर्टिकल 36, 37 और 38। ये सब आते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर भी। दिस इज़ आर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 36, 37 और 38 में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की, तो आर्टिकल 36 में सिर्फ डेफिनेशन है। किस चीज़ की डेफिनेशन है? स्टेट की डेफिनेशन है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना, सिमिलरली डीपीएसपीज भी स्टेट की ही ड्यूटी है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना। ऑल्दो डीपीएसपीज आर नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, बट स्टिल ड्यूटी तो स्टेट की ही है। तो स्टेट क्या होगी? स्टेट वही होगी जो पार्ट 3 में है। यानी पार्ट 3 का मतलब जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो करेगी। तो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 में बोला है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब क्या होंगी? स्टेट होंगी। उसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ वेरियस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो ब्रॉट वेरियस अथॉरिटीज अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की अथॉरिटीज जो कि फंड्स रिसीव करती हैं स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या प्रॉपर्टी यूज़ करती हैं सेंटर या स्टेट की, या फिर और किसी तरह की एड वो लोग सेंटर या स्टेट से लेते हैं, या स्टेट की एजेंसीज हैं, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके दायरे में उन्हें लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने विद द रेफरेंस ऑफ वेरियस केसेस दिया है। इसके लिए आप नोट्स ऑन आर्टिकल 12 पढ़ सकते हैं। जब आप पीएम बख्शी की बुक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको वेरियस चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक है और वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है आर्टिकल 12 में। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके के डिफरेंट एग्जाम्पल आपको आर्टिकल 12 पर दिए गए नोट्स पढ़ने से मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट किस किस तरीके से होगा। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो भी प्रोविजंस हैं पार्ट 4 के अंदर, जो भी आर्टिकल्स पार्ट 4 के अंदर दिए हुए हैं वो एनफोर्सेबल और जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब आप इस बात को लेकर अदालत नहीं जा सकते कि जी इनका हनन करा गया है, हमें इनसे छीना गया है, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि शेल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। लेकिन कोई भी कानून बनाते वक्त स्टेट को इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने पर ध्यान देना चाहिए। ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए फंडामेंटल हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर इंडिया 1997 के केस में ध्यान रखिएगा। केस का नाम आपको ध्यान ना भी रहे तो भी चलेगा। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। उसमें ये माना गया कि जो डीपीएसपीज हैं वो फॉर रनर्स हैं किस चीज़ के? यूएन कन्वेंशन। यूएन कन्वेंशन ऑन व्हाट? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट, इसके फॉर रनर्स हैं ये। फॉर रनर्स यानी कि एक तरीके से उसके पूर्वज हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट ये भी दिया कि फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं जब तक कि वो अमेंडमेंट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट या एब्रिज नहीं करती है। अगर वो अमेंडमेंट इन कोहेरेंस विद द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस अमेंडमेंट को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कही कि जहां तक भी हो सके जो भी लेजिस्लेशन इनेक्ट करे गए हैं डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको आपको अपहेल्ड करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने और बोली कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज टू फंडामेंटल राइट्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर एम्बिट सो एज टू गिव अफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स के साथ एडजस्ट करना चाहिए डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए। जिस तरीके से हमने आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके आर्टिकल 21A को जोड़ा था, यानी राइट टू एजुकेशन को हमने एक फंडामेंटल राइट की तरह ऐड करा था, तो उस तरीके के काम आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की परमिशन आपको सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि सिटीजन्स ये क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके का रिलीफ कोर्ट में जाकर कि स्टेट ने जो है
वो डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट नहीं करा है इन द सेम मैनर, या डीपीएसपीस का वायोलेशन करा है, इन द सेम मैनर स्टेट्स भी डीपीएसपीस के जरिए कोई भी पावर नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब कोई लेजिस्लेशन ऐसा इनेक्ट करा गया जिसमें स्टेट को किसी तरीके की पावर नहीं दी गई, तो स्टेट पावर के लिए, स्टेट उस पावर को क्लेम करने के लिए डीपीएसपीस का सहारा नहीं ले सकती है, डीपीएसपीस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती है। स्टेट भी ये नहीं बोल सकती है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीपीएसपीस में हमें ये पावर दी गई है, ऐसा करने के लिए कहा गया है। डीपीएसपी स्टेट को भी कोई अथॉरिटी नहीं देता है। अगर वो सिटीजन को कोई राइट नहीं देता है, कोई जस्टिसिएबल या एनफोर्सेबल राइट नहीं देता है, तो सिमिलरली वो स्टेट को भी कोई पावर क्लेम करने की परमिशन नहीं देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है स्टेट्स टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पार्ट है सोशलिस्टिक डीपीएसपीस का। मैंने आपको डीपीएसपीस की 3 कैटेगरीज पढ़ाई थी, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। तो ये किस में आ जाता है? सोशलिस्टिक में, क्योंकि ये बात किसी करता है सोशल ऑर्डर की, वेलफेयर ऑफ द पीपल की, इक्वालिटी की यानी सोशल इक्वालिटी की, इकोनॉमिक जस्टिस की, इस तरह की चीज़ों की ये बात करता है। और जब हम बात करते हैं जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो सामने आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, जो कि हमें प्रियम्बल में मेंशन करे गए हैं। प्रियम्बल में मेंशन करा गया है ना कि हमारे एस्पिरेशंस एज अ स्टेट क्या हैं, टू अचीव जस्टिस, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस जो हम अचीव करना चाहते हैं बीइंग अ स्टेट। उसके बाद क्या है, पहला क्या कहता है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल के अंदर 2 क्लॉज हैं, लेकिन इनिशियली इस आर्टिकल के अंदर एक ही क्लॉज था। उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसको रीनंबर करा गया और 2 क्लॉज ऐड कर दिए गए। जो पहले जो एक ही क्लॉज था उसको क्लॉज 1 बना दिया गया, और उसके बाद एक क्लॉज और ऐड करा गया, क्लॉज 2। तो पहला क्लॉज क्या कहता है, द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिव एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये क्या है जी, दिस इज सेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट गिवन इन प्रियम्बल, ठीक है। शेल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। इसका मतलब क्या है, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस ला सकें और सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, यानी कि सामाजिक जो ऑर्डर है आपका, यानी कि सबको समाज में समान स्थान मिल सके। इसका मतलब क्या है, समाज के अंदर सबको बराबर के अधिकार मुहैया कराए जा सके। उसके बाद स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। इसका मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसी चीज़ें आनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब यहाँ पर आप बात करते हैं जब इक्वल की, तो इक्वल होता क्या है यहाँ पर समझिए। किन 2 लोगों को आप इक्वल कहेंगे? आप उन लोगों को इक्वल कहेंगे जिनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसे होंगे। वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर कोई ऐसे 2 लोग हैं जिनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसे हैं, तो इसके कहने का मतलब क्या है इस आर्टिकल का, कि उनको समान तरह की तनख्वाह आपको देनी चाहिए। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, वो किन्हीं 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ए एंड बी की एक जैसी नहीं है, तो आप उनको इक्वल राइट्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जिम्मेदारियां अलग अलग हैं तो उनके अधिकार भी अलग अलग होंगे। जब किन्हीं 2 लोगों की जिम्मेदारियां और अधिकार बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो दोनों लोग क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इक्वल कैसे होते हैं लोग, तो जब उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongst group of peoples residing in different areas or engaged in different vocations। vocations यानी पेशे, जो डिफरेंट तरीके के पेशों में काम करते हैं, डिफरेंट तरीके के काम करते हैं। तो सबको आपको क्या करना है, बराबरी का अधिकार देना चाहिए, इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसे कंसेप्ट आपको लाने चाहिए, ठीक है जी। तो इसी रिगार्ड में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया कैजुअल लेबर्स को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह की कैजुअल लेबर्स, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कैजुअल लेबर होती क्या है। इन जनरल कैजुअल लेबर वो होते हैं जो डेली वेज्ड वर्कर्स होते हैं, जिनका जो जॉब टेन्योर है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। वो यूजुअली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज या वीकली बेसिस पर अपॉइंट करे जाते हैं, और उनको सैलरीज नहीं, उनको वेजेस दी जाती हैं। वेजेस और सैलरीज में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि वेजेस जो है वो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर पे करी जाती हैं, सैलरीज जो है वो यूजुअली पे रोल के जरिए एक मंथली बेसिस पर आपको पे करी जाती हैं।
तो वेजेस में क्या है, ये डेली वेज वर्कर होते हैं एक तरीके से, आप ये मान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दिया, किस केस में डिसीजन आया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स वर्सेस एम रंगा रेड्डी, 2000 का ये डिसीजन था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कैजुअल लेबर्स हैं और वो अगर तकरीबन 10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोविजंस लाने चाहिए, इस तरह के नियम लाने चाहिए जिससे कि ये कैजुअल लेबर को रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आप एब्जॉर्ब कर सकें। कौन सी कैजुअल लेबर को, जो 10 साल से आपके यहाँ पर एक रेगुलर लेबर जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम कर रही है। मतलब उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उतनी ही दे रखी है जितनी आपने एक रेगुलर लेबर को अपनी दे रखी है, लेकिन है वो कैजुअल लेबर, पे आप उसको करते हैं कैजुअल लेबर के हिसाब से। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, उसको भी आप अधिकार दें रेगुलर लेबर के जितने, और आप इस तरह के प्रोविजंस को इनेक्ट करें जिससे कि उस कैजुअल लेबर को भी रेगुलर लेबर की कैटेगरी में लाया जा सके। तो इस डिसीजन को ध्यान रखिएगा। कैजुअल लेबर की डेफिनेशन यहाँ पर है। डिसीजन किस केस में आया था, एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, हिंदुस्तान मशीन टूल्स वर्सेस एम रंगा रेड्डी, ईयर 2000 में डिसीजन आया था। डिसीजन याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 साल तक अगर कोई कैजुअल लेबर किसी कंपनी में एक रेगुलर लेबर की तरह काम कर लेती है, मतलब एक रेगुलर लेबर वाली जिम्मेदारियों की तरह काम कर लेती है, तो उसको रेगुलर लेबर की तरह एब्जॉर्ब करने के लिए कंपनी को प्रोविजंस बनाने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।